नमस्कार आदाब, मैं इंतमाम वहीदी। आप देख रहे हैं वन इंडिया। महिला आरक्षण को लेकर देश भर में सियासत गर्मा चुकी। पक्ष विपक्ष को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू है। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं शगुफ्ता ताजवर जी, जो कि सीबीआई स्त्री हैं। उनसे इन बातों पर चर्चा करें। स्वागत है शगुफ्ता जी हमारे चैनल वन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शगुफ्ता जी, सबसे पहला सवाल कि महिला आरक्षण को लेकर संसद में कई तरह की बातें उठ रही। ओबीसी का मुद्दा हर कोई सियासी दल उठा रहा है, तो क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या हकीकत में मुमकिन है? महिला आरक्षण को आप किस तरह से देखते देखिए, महिला आरक्षण की अगर बात की जाए तो ये तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, हमें मिल जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक जो नहीं मिला उसको अगर हम लोग देखें तो आज उसको अचानक से लाने की क्या जरूरत पड़ गई। मुद्दा ये है कि जब महिला आरक्षण बिल आपकी 9 साढ़े 9 साल से सरकार थी, आप नहीं दे पाए और अचानक से इलेक्शन से 6 महीना पहले आप इस बिल को लेकर आते हैं। अगर ये बिल अधिनियम बन भी जाता है तो क्या 2024 में इसका हमें कोई फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ओबीसी का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि अगर मुद्दा लाना ही है तो फिर आप उसमें बाइफरगेट कीजिए एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला समाज। क्योंकि आरक्षण का अर्थ क्या होता है? जो हाशिए से पीछे है, जिसकी भूमिका कम है, उसकी भूमिका सुनिश्चित कराना। तो अगर हम सारे लोकसभा चुनाव को देखें तो फिर मुस्लिम महिलाओं की भूमिका भी बहुत कम है, उनके लिए भी आप रिजर्वेशन दीजिए। तो ये एक पब्लिक में एक स्टंट के तौर पर पॉलिटिकल यूज किया गया और कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। हैं? नियम के तहत देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण, लेकिन अभी जो बिल्कुल, महिला एससी एसटी आरक्षण है हमारी लोकसभा में। एससी का सीट है जिनमें 84 सीट है, एसटी का 47 सीट है। तो उनके सीट में से ही उनकी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 33%। लेकिन ओबीसी का कोई सीट नहीं है, अल्पसंख्यकों का कोई सीट नहीं है, तो उनकी महिलाओं का आरक्षण कहाँ जाएगा? पीछे तो वो भी हैं। अगर धनिया और मुनिया पीछे है एससी एसटी में, तो समान जाति की महिलाएं भी तो पीछे हैं, अल्पसंख्यक भी पीछे हैं, ओबीसी भी पीछे हैं। तो फिर कोटा सबका सुनिश्चित कीजिए। ओबीसी के जी तर्ज पर आपने आंकड़े बता दिए कि इस तरह से आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अगर जी आरक्षण की बात की जाए तो राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नाम की चीज जी। नहीं, तो इसे कैसे देखते? नहीं तो आरक्षण आप दीजिए ही नहीं ना। राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, तो फिर आरक्षण अगर आप कास्ट वाइज मत दीजिए, आप आरक्षण केवल महिला सीट का दीजिए कि 33% महिला है तो ये आपके रिजर्व रहेगा। राज्यसभा में भी नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, ये 33% आएगा तो केवल लोकसभा और विधानसभा में होगा। तो इसमें आप ओबीसी स्टंट मत खेलिए, एससी एसटी मत खेलिए, नॉर्मल कीजिए कि सिर्फ महिलाओं के लिए 33% होगा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो आप सीपीआई नेत्री हैं। आपकी पार्टी ने अभी तक कितनी महिलाओं को टिकट दिया है चुनाव में? यही बात हम को हमारी जो अभी भूमिका आप देख रहे हैं वो नॉर्मल भूमिका थी, नहीं किया जाता है बिलीव। वो उन महिलाओं को यूज किया जाता है जिनको इनको लगता है कि इनको यूज करके कोई कार्ड हम खेल सकते हैं। लेकिन आप देखिए हाल के दिनों में पंचायत चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, जब उसमें आरक्षण मिला तो आज महिलाएं आई हैं सामने। तो उसी तरह से अगर यहाँ भी आरक्षण मिलेगा तो सारी पार्टियां, मैं सिर्फ सीपीआई की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, कोई भी पार्टी हो, उनकी मजबूरी होगी महिलाओं को टिकट देना। आज हमारे लोकसभा में मात्र 82 महिलाएं हैं, लेकिन आरक्षण के बाद 181 होंगी। तो पार्टियां फिर महिला कैंडिडेट को ढूंढ कर निकालेंगी। जैसा कि आप अभी इंडिया गठबंधन में आप लोग साथ हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप आरक्षण की वकालत कर रहे हैं कि आरक्षण इस तर्ज पर होना चाहिए था, तो क्या आप मानती हैं कि अगर आरक्षण नहीं था तो इससे पहले भी अगर आरक्षण होता है तो महिलाओं को आगे लाया जाएगा, लेकिन इससे पहले महिलाओं को कितना सशक्त किया है आपके गठबंधन ने या आपकी पार्टी? इसे किस तरह से? आप अगर हम, हाँ बिल्कुल, हमारे गठबंधन की बात कीजिए तो हमारे गठबंधन में महिलाओं पर बिलीव किया गया है, विश्वास करके उनको टिकट दिया गया है। हमारे बेगूसराय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एमएलसी रही हमारी पार्टी से उषा साहनी। कांग्रेस की बात करते हैं तो नगर विधायक रही अमिता भूषण। तो कई बार विश्वास किया गया और महिलाओं ने वो कर कर साबित भी किया है कि नहीं, हम
बेहतर कर सकते हैं। हम अपना अगर प्रतिनिधित्व हाथ में लेते हैं तो हम उसको बहुत बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। लेकिन जब हमें 33% फुल्ली रिजर्वेशन मिलेगा, तब तो हम और ज्यादा अच्छा करने के लिए आगे आएंगे ना। इस बार आप महिलाओं के टिकट को लेकर क्या सोच रही हैं, क्या संभावनाएं हैं कि पार्टी ने जिस तरह से अभी महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है, तो क्या लग रहा है वो अभी तो लागू हो नहीं हो वो तो बात की बात है, लेकिन इस कार्ड को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा, बिल्कुल पार्टियां टिकट सभी देंगी? पार्टियों बिल्कुल सभी पार्टियों को ये चाहिए कि आरक्षण बिल तो अब 29 में लागू होगा, 26 तक तो कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो बिना अधिनियम लागू हुए भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे सकते हैं। महिला चेहरे, महिला के कार्यों को वो ढूंढ ढूंढ कर टिकट देकर उस जगह पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उनकी स्थिति अभी से सशक्त हो जाए। हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब बिल आएगा अधिनियम बन के तब हम सामने महिलाओं को, हम अभी से महिलाओं को क्यों नहीं प्रोजेक्ट करें सभी पार्टियों को। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बेनिफिट्स तो होंगे, 24 में बेनिफिट दिख सकते हैं, क्योंकि पार्टियां को पता है कि जब हमको आगे देना है तो अभी भी वो दे सकते हैं अगर पार्टियां चाहें तो। क्योंकि जी। आप एक महिला नेत्री हैं शगुफ्ता जी, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं के प्रति नहीं उठाए गए हैं, और महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो इन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा और महिलाओं को उनका हक मिल पाएगा? तो ऐसे कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं या जो अभी? मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, महिलाओं को सशक्त बनाने का मुद्दा है। महिलाओं को आधी आबादी कही जाती है, लेकिन उनके अधिकार आज भी, हमारा संविधान कहता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेद नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में लिंग के आधार पर भेद होता है। भेद, इन सारे मुद्दे को अगर महिला वहां होंगी तो ज्यादा बेहतर ढंग से उठा पाएंगी, क्योंकि वो रोज इस तरह के मुद्दे से दुराचार होती हैं, उनका सामना होता है समाज में, परिवार में। वो अगर घर से बाहर निकलती हैं तो कोई भी महिला नेत्री है, अगर सड़क पर आते हैं, हम अगर सड़क पर निकल कर काम कर रहे हैं, तो हमें किस तरह के हालात से दुराचार होना पड़ता है, वो एक महिला से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सदन तक पहुंचती हैं, तो वो अपने मुद्दों को ज्यादा बेहतर ढंग से रख सकेंगी, जिसमें उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, हर प्रकार के मुद्दे सम्मिलित होंगे। अभी मौजूदा हालात प्रदेश की बात की जाए, बिहार प्रदेश, तो मौजूदा हालात में महिला कितनी सुरक्षित है या असुरक्षित, इसे किस तरह? मौजूदा हालात की बात कीजिए तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मणिपुर का कांड देख लीजिए, तेघड़ा का बछवाड़ा का चमथा कांड देख लीजिए। आप लगातार लगातार, मतलब दिल्ली से लेकर के, राजस्थान से लेकर बिहार आ जाइए, न सड़क पर महिला सुरक्षित है, न कॉलेजेस में महिला सुरक्षित है, न अपने घर परिवार में महिला सुरक्षित है। तो महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किसी लड़की को, वो जा रही है, किसी ने, उस सुमन चले ने उसको प्रपोज कर दिया, उसने ना कह दिया, उस पर एसिड अटैक हो गया, उसका किडनैपिंग हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? सड़क हो या घर हो, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। कि महिलाओं को लेकर सरकार ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है, तो जिस तरह से महिला आरक्षण और महिला को सशक्त करने की बात की जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को महिला के प्रति जो एक आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले उनको महफूज किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनके लिए कोई नया कानून बनाया जाए जिससे कि महिला सशक्त हो सके, खुद को महसूस कर सके? मैंने आपको आपके शुरुआती क्वेश्चन से ही कहा था कि ये इलेक्शन का कार्ड है, ट्रम्प कार्ड जिसको आप कहा, क्योंकि आपकी सरकार 9.5 साल रहती है। राज्यसभा से ये बिल 2010 में ही पारित हुआ था, 2/3 बहुमत से। आप 9.5 साल से सोए हुए थे। आप अगर 2014 के चुनाव के बाद ही ये दे देते आरक्षण, तो 2019 में ही मुझे लाभ मिल सकता था। 19 में नहीं के बाद भी आप आए, आपने नहीं इसका इस्तेमाल किया, नहीं, नहीं देखा। मैं इसे पॉलिटिकल स्टैंड से अलग हट के शगुफ्ता जी ये सवाल किया मैंने कि जो एक सरकार महिलाओं के प्रति अभी आप कह लीजिए वोट बैंक लुभाने के लिए या जो करने के लिए आरक्षण की बात कर, इससे पहले जो महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, महिला सड़क से लेके घर से लेके सड़क तक सुरक्षित नहीं महसूस कर,
तो क्या केंद्र या राज्य सरकार को ऐसा पहले ही नहीं कर देना चाहिए था कि कोई कानून लाया जाए जिससे महिलाओं के प्रति जो हो रहे अत्याचार उस पर लगाम लगाई जा सके। अभी तो बिल्कुल आरक्षण का बिल्कुल। मुद्दा है, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा को किस तरह। इससे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है महिला सुरक्षा का, क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे तभी तो हम आरक्षण का फायदा लेंगे। जी। जब हम सुरक्षित ही नहीं हैं तो आरक्षण का हम क्या करेंगे? हम को भूख भी तब मिटाएंगे जब हम सक्षम होंगे खाना बनाने में। तो पहले केंद्र और राज्य सरकार को हमें सुरक्षित करना होगा। उन्हें हमारे सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे कि महिला अपने आप को अपनी सोसाइटीज में, सड़कों पर, कॉलेजेस में सेफ फील कर सके, या उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो उन्हें तुरंत उसका न्याय मिल सके। तभी महिलाएं सशक्त होकर बाहर आएंगी और तब इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगी। एक आखिरी सवाल, या ये कह लीजिए कि महिलाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना। मैं सभी महिलाओं को एक ही संदेश अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि आप सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, शिक्षित बने, और आप अपने बेटियों को, अपने घर की लड़कियों को भी ऐसी शिक्षा दें जिससे कि समय आने पर वो आत्मनिर्भर बन सके। और आपको समाज में आधी आबादी कहा जाता है, तो आप अपने अधिकार के लिए हमेशा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में जानकारी रखें, अपने अधिकार का प्रयोग करें, और जहां आपको जिस तरह की सुविधा आरक्षण के माध्यम से दी जा रही है तो उसको मतलब अपने प्रयोग में लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सगुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ सीपीआई नेत्री शगुफ्ता ताजवर जी, जिन्होंने बताया कि महिला आरक्षण किस तरह से होना चाहिए था और महिला आरक्षण अभी लागू करने के क्या चुनावी स्टंट हैं और किस तरह से महिलाओं को रहना चाहिए, किस तरह से इसका फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, आदाब।